नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या ऐसी कोई खास बातें हैं जो कि हमें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे सकती हैं कोविड-19 के खिलाफ। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से भारत में, क्योंकि हमें एक्सपोजर होता रहा है इन्फेक्शियस डिजीजेस से, क्योंकि यहाँ पर सैनिटेशन के लेवल्स अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमारी इम्यूनिटी कुछ बेहतर है। अब एक स्टडी आई है आईसीएमआर की जो कि ये कहती है कि शायद बीसीजी के टीके का भी फायदा हमारे बुजुर्गों को मिल सकता है। दरअसल बीसीजी का टीका जो कि टीबी के लिए ज्यादातर लगाया जाता है, उसमें पाया गया है एक स्टडी के दौरान, हालांकि आपको चेता दें कि ये स्टडी अभी तक पीयर रिव्यूड नहीं है, यानी कि जो दूसरे साइंटिस्ट हैं इसको अभी तक उन्होंने रिव्यू नहीं किया है, लेकिन इसे जर्नल्स में पब्लिश किया गया है, इसलिए इसकी फाइंडिंग्स हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो वो कहती है कि कहीं ना कहीं ये एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा दे रही है कोविड के खिलाफ हमारे बुजुर्गों को, जिनके ऊपर ये स्टडी की गई। और हम अपने शो में पहले भी आपको दिखा चुके हैं कि कैसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जैसे कि डॉक्टर रॉबर्ट गैलो जो कि एचआईवी के को डिस्कवरर हैं, उन्होंने ये कहा था कि बीसीजी और ओरल पोलियो वैक्सीन को दोबारा से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए कि ये कहीं कोविड के लिए कारगर साबित ना हो। तो इस पर चर्चा हम करने जा रहे हैं कि आखिर ये कितनी असरदार हो सकती है अगर ये सच है। इस पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं, एडवाइजर हैं आईसीएमआर एंड डब्ल्यूएचओ की फेलो हैं। शुक्रिया डॉक्टर सुनीला हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे डॉक्टर गर्ग कि ये जो स्टडी है कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रही है जो कि दुनिया भर में एक्सपर्ट्स कहते आए हैं कि कुछ ना कुछ रिश्ता तो बीसीजी का है कोविड की प्रोटेक्शन के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सबसे पुराना वैक्सीन है, लगभग 100 साल पुराना, बेसिलाई कामेट गुएरिन जिसको हम कहते हैं। नॉर्मली इसका हम प्रयोग बच्चों में करते हैं अंडर आवर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, and it protects children against miliary tuberculosis and tubercular meningitis, particularly the severe forms of tuberculosis. Now you see recently अभी जो आईसीएमआर की स्टडी हुई है, जो कि आपने से बताया कि it is not peer reviewed right now, ये कहते हैं कि बेसिकली बीसीजी से जो होता है, एक तो हमारी बॉडी की अंदर की जी चलिए हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर गर्ग से हमारा संपर्क बेहतर हो जाए, लेकिन जो वो समझाने की बात कर रही हैं कि बच्चों में लगाए जाने वाला एक टीका जो कि इम्यूनाइजेशन में इस्तेमाल होता है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। डॉक्टर गर्ग बताइए, आप क्या बता रही थी? हाँ जी, मैं कह रही थी कि ये वैक्सीन जो है हम पीडियाट्रिक केसेस में तो शुरू से यूज कर रहे हैं और ये उसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को वो बूस्ट करता है, बट एडल्ट्स में भी बेसिकली अब ये देखा जा रहा है, जो कि आईसीएमआर की स्टडी हुई है, कि ये इनेट इम्यूनिटी और मेमोरी सेल्स दोनों को बूस्ट करता है। तो जब ये बूस्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली इट अफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी विच इज प्रोटेक्टिव और अगेंस्ट कोविड-19 इन्फेक्शन एंड अदर वायरल इन्फेक्शंस ऑल्सो। तो ये पर्टिकुलरली देखा गया है स्टडी में, बट हमें इसको अभी बहुत कॉशियसली देखना होगा, क्योंकि वी कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज जो हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है कंट्री में। तो जब तक कि हम पूरा तरीके से ये हम संतुष्ट नहीं हो जाते कि BCG vaccine can be really effective in elderly, because in elderly we are looking for a choice of the vaccine also, because elderlies are more at risk also of COVID-19 due to morbidities and other things because of the age factor also. So BCG can be one of the options, बट वी हैव टू बी रियली वेरी श्योर बिफोर वी गिव दिस वैक्सीन। बिल्कुल, इस बात की अगर पुष्टि होती है उसके बाद ही इस पर गौर किया जा सकेगा। शुक्रिया बहुत बहुत डॉक्टर आपका हमारे साथ जुड़ के इस स्टडी को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की बात करते हैं। और देश में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हों, लेकिन दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और लगातार दूसरे दिन 5000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 5739 मरीज मिले हैं, जिससे दिल्ली में कोरोना की थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है। कल ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इशारों में ऐसा कुछ कहा। देखिए शरद शर्मा की रिपोर्ट। 28 अक्टूबर को रिकॉर्ड तोड़ 5673 कोरोना मामले। 27 अक्टूबर को भी दिल्ली में कोरोना के 4853 मामले सामने आ गए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये
दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर है। सर, पहली बार 5,000 का आंकड़ा पार किया दिल्ली में, तो क्या ये माने कि ये तीसरा वेव है? क्योंकि हम ये देख रहे थे पहला और दूसरा वेव जा चुका है। देखिए, अब मुझे लगता है कि एक हफ्ता अभी वेट कर लीजिए, तब बता सकते हैं ट्रेंड क्या है। तो अभी थोड़ा जल्दी होगा कि तीसरा वेव कहना, पर हो भी सकता है। दरअसल जून में कोरोना के एक दिन में 3,947 मामले सामने आने के बाद गिरावट शुरू हुई थी, लेकिन फिर सितंबर में ये मामले बढ़ने शुरू हुए। एक दिन में 4,473 केस तक आ गए, जबकि बीच में ऐसे भी दौर आए जब ये मामले 1,000 के भी नीचे चले गए थे। लेकिन जब त्योहारों के दिन हैं और तीसरी लहर का खौफ है, तब दिल्ली सरकार कुछ और सतर्क हो गई है। पहले कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता था तो उसके परिवार और करीबी को क्वारंटीन करते थे और लक्षण दिखने पर टेस्ट कराते थे। लेकिन अब पॉजिटिव व्यक्ति के परिवार और करीबी संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट हो रहा है। इसलिए दूसरी कोरोना लहर के समय जहां 10 से 11,000 आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे थे, वहीं 28 अक्टूबर को पहली बार 17,000 से ज्यादा आरटीपीसीआर टेस्ट हुए। दिल्ली के अंदर अभी जैसे त्योहारों का सीज़न है, थोड़ा सर्दी भी है, और एक हमने स्ट्रेटेजी चेंज करी कि भाई जो भी पॉजिटिव आता है उसकी पूरी फैमिली को और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को सबको टेस्ट कर रहे हैं। और एक बारी नहीं, हम 2-2 बारी भी कर रहे हैं, 4-5 दिन के बाद दोबारा भी कर रहे हैं। तो उसकी वजह से लोगों को ढूंढना, मतलब हमारा आइडिया ये है कि एक भी केस बचे ना। तो इसकी वजह से लग सकता है आपको नंबर थोड़े ज़्यादा लग रहे हों, परंतु इसको ख़त्म करने के लिए, कंटेन करने के लिए ये सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है और मुझे लगता है इसके रिजल्ट जल्दी आएंगे। देश में कोरोना की दैनिक संक्रमण दर लगातार 5% से नीचे बनी हुई है, जबकि दिल्ली में ये दर 9% के पार चली गई है, जिससे केंद्र सरकार भी चिंतित है। हालांकि केंद्र सरकार के एक्सपर्ट ग्रुप ने पहले ही इन दिनों में 15,000 तक रोजाना मामले के हिसाब से तैयारी करने को कहा हुआ है। एक समय था जब देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, तब दिल्ली में कोरोना के मामले कम हो रहे थे। आज देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, तब दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दरअसल ये मामले बताते हैं कि हालात कैसे भी हों, कोरोना काल में ना तो डरना है, ना ही उत्साहित होना है। सावधानी हमेशा वैसे ही बरतते रहना है। माना मुश्किल वक्त है, लेकिन वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और फिलहाल हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देंगे आपके भेजे हुए सवालों के जवाब। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, और डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है इंटरनल मेडिसिन के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। थैंक यू डॉक्टर चैटर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए पहला सवाल ले लेते हैं, जो कि नोएडा से सुष्मिता ने भेजा है। मैं सय्यम जैन मेरठ से। मेरा प्रश्न यह है कि अगर हम किसी से मिल रहे हैं और हमें नहीं पता कि उसे कोरोना है या नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम अपना बचाव कैसे करें? चलिए डॉक्टर, थोड़ा सा एक यहाँ पर हम करेक्शन कर दें। संयम जैन का सवाल है मेरठ से। आपने सवाल तो सुन ही लिया होगा, बताइए। देखिए, अगर आप अनफॉर्चुनेटली आप अपने बचाव, अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं उस आदमी से जिसको कि कोरोना है और वो बेचारा एसिम्प्टोमेटिक है, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक है और उसको खुद को ही नहीं पता कि ही सफरिंग फ्रॉम कोरोना, तो आपका ऑब्वियसली अगर बिना मास्क के आप लोग मिले हैं तो चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड थोड़ा हाई होता है, अगर आपका एक्सपोजर टाइम अच्छा खासा रहा है। तो इसलिए आज के लिए बोला जाता है कि जो हमारे तो बेसिक 3 प्रिकॉशन है कि मास्क पहनिए, अपना डिस्टेंस मेंटेन करिए, और अपना जैसे अगर कोई कांटेक्ट में कोई आता है तो अपना फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग। यही जो 3 तरीके हम लोग कई महीनों से बोले आ रहे हैं, अगर ये 3 चीजों को मेंटेन करें तो शायद इवन अगर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्प्टोमेटिक आदमी है जिसको खुद को भी नहीं पता कि वो कोविड है, उससे आप बच सकते हैं। नहीं तो और कोई बचने का तरीका नहीं है। अगर आप बिना मास्क से मिले हैं, आप अपने लंबे टाइम से मिले और अपना डिस्टेंस नहीं मेंटेन किया है, तो इन्फेक्शन होने का चांस काफी हाई होता है आप में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर। हम तो लगातार यही कहते रहते हैं कि मास्क पहना और हाथ की साफ सफाई रखना, ये एक तरीके से टीके के, वैक्सीन के बराबर काम कर जाएगा। चलिए हम अगला सवाल ले लेते हैं, जो कि सुष्मिता ने भेजा है नोएडा से।
हेलो, मैं सुष्मिता नोएडा से। मेरा प्रश्न ये है कि गर्भवती महिलाओं में कोविड का खतरा ज्यादा रहता है क्या? डॉक्टर। देखिए, वैसे जो गर्भवती महिलाएं हैं वो यंग होती हैं। नॉर्मली ये देखा गया कि उनमें कोमॉर्बिडिटीज नहीं रहता है। हम लोग तो बहुत आए दिन देख रहे हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनको कि कोविड हो रहा है, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग एक्चुअली प्रीटी वेल, क्योंकि यंग हैं, उनमें इम्यूनिटी अच्छी खासी रहती है और उनमें कोमॉर्बिडिटीज कम रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, बट हाँ ऑब्वियसली एक जब प्रेगनेंसी होती है तो इट इज अ स्ट्रेस ऑन द बॉडी। बॉडी में स्ट्रेस जब भी होता है तो थोड़ा ज्यादा खतरे वाली बात होती है। पर हम लोग प्रैक्टिकली जो है, बिकॉज ऑफ द यंग एज एंड बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ कोमॉर्बिडिटी, मतलब आपकी जो दूसरी बीमारियों की कमी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं कि प्रेगनेंसी में बहुत खतरा होता है। बट हाँ ऑब्वियसली केयरफुल तो रहना ही चाहिए, पर ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। जी डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इन सवालों के जवाब दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना ने बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव डाला है। घर में बंद बंद छोटे बच्चे भीड़ या फिर अनजान लोगों से डरने वाले फोबिया यानी कि भय का शिकार होने लगे हैं। तो बड़े बच्चों की बात करें तो उनमें तनाव, चिंता और घबराहट की शिकायतें आ रही हैं। कई बच्चों को डॉक्टर काउंसलिंग और दवाई की जरूरत बता रहे हैं, जिससे चिंता और बढ़ रही है। देखिए हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। नायोमी कोठारी स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं। इनका बेटा 1 साल का हो चुका है, लेकिन 5 महीने से घर से बाहर नहीं निकलने की वजह से अनजान चेहरों या भीड़ से डरता था। इस डर या फोबिया को एगोराफोबिया कहते हैं। हम घर के अंदर 4-5 महीने के लिए थे। बाबा कहाँ पे गया नहीं था, नीचे भी गार्डन, सब पब्लिक स्पेसेस बंद थे। और फिर 5 महीने के बाद जब भी हमने वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर वोरा के पास गए थे, तभी हमारा बाबा इतना रोया कि आँख बड़ी बड़ी हो गए। वो लेफ़्ट राइट सब डायरेक्शन में देख रहे हैं कि बाहर क्या है, क्या होता है। मुझे लगा कि 12 महीने का बच्चा इतना कैसे डर रहा है। तो फिर मैंने बोला पेरेंट्स को कि वापस 15 दिन बाद आओ। 15 दिन बाद वापस आया तो भी वही हालत हुई। तो फिर मेरे को समझने लगा कि ये बच्चा सोशल आइसोलेशन, किसी को मिला नहीं है और घर से बाहर कभी निकला नहीं है। 6 महीने के बाद बच्चे लोग का ग्रोथ होना चाहिए, जिससे उन लोग सब समझ सके और सीख सके। तो ये बाहर आने से हम लोग इसको आर्गोफोबिया बोलते हैं, एक प्रकार का फोबिया होता है। ये बच्चे को वो हुआ है, तो हम लोग ने ये फटाफट पिकअप किया और मदर भी एक थेरेपिस्ट है तो उसको समझा के पूरा ट्रीटमेंट किया। इधर बेंगलुरु स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निमहंस ने बताया कि उनके यहाँ रोजाना करीब 40 बच्चों को मानसिक इलाज के लिए लाया जा रहा है और करीब 35 बच्चों की फोन पर काउंसलिंग हो रही है। पेरेंट्स को ये समझना है कि इस समय में बच्चों को घर में थोड़ा उसको रूटीन थोड़ा प्लान करना है। टाइम पे कुछ एक्टिविटीज़ उनके साथ करवाना है और बच्चों के साथ जितना भी समय उनको मिलता है उनके साथ समय बिताना है। कोरोना काल में बच्चे खुद को घरों में कैद महसूस कर रहे हैं। कम बोलचाल के साथ खेलकूद का सिमटा दायरा भी कईयों पर मानसिक रूप से असर डाल रहा है। हम सबकी ज़िंदगी कैदियों जैसी हो गई है, घर से बाहर जाने नहीं मिलता है और हम अपनी फ्रेंड्स लोग से नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ हो रही है। हमें थोड़ा सा बोर फीलिंग हो रहा है कि हम लोग बाहर जाएंगे तो कैसा लगेगा कितने दिनों बाद, और घर में कितनी बोरिंग सी फील हो रही है। डॉक्टर बताते हैं कि कोरोना से पहले वाले समय की तुलना में अब बच्चों में मानसिक तनाव के मामले दोगुने हुए हैं। पहले हमारे पास ADHD, स्कोलास्टिक बैकवर्डनेस और समटाइम्स बिहेवियरल इश्यूज की वजह से बच्चे आते थे, पर अभी ज़्यादा करके उदासी, घबराहट, तनाव, चिंता, शारीरिक सिम्टम्स के वजह से स्ट्रेस आना, ये कंप्लेंट्स की संख्या बढ़ गई है। कितने सारे जॉब लॉस, पेरेंट्स का स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये सारा उन पे भी इम्पैक्ट करता है। उनको समझ आता है घर की सिचुएशन पहले जैसी नहीं रही और वो उनको अफेक्ट करता है। जो हमारे पास उस तरह से आता है कि वो डिफरेंट बीमारियों का स्वरूप लेके आते हैं। मेट्रोज के साथ ही छोटे शहरों से भी ऐसे मामले रिपोर्ट हो रहे हैं। जानकारों के मुताबिक पुलिस, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मियों जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स के बच्चों में इस तरह के मानसिक तनाव की शिकायतें ज्यादा देखी जा रही हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। तो हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको याद दिलाते हुए जाते हैं कि अगर आप अपने घर के बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनना ना भूलें और हाथों की साफ सफाई का ख्याल रखें।
अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या फिर साबुन पानी का। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।